प्राचीन काल में मालवा के एक समृद्ध राज्य में राजा यशोधन सिंह का शासन था। उनके महल के पीछे एक प्राचीन बगीचा था, जिसमें फूलों की क्यारियां, फलदार वृक्ष और एक रहस्यमय कुआं था। यह कुआं साधारण नहीं था। इसकी दीवारें रात में चांदनी की तरह चमकती थी और हर पूर्णिमा को इसके पानी में एक जादुई मोती प्रकट होता था। यह मोती इतना कीमती था कि इसे पाने वाला व्यक्ति असीम शक्ति और धन प्राप्त कर सकता था। राजा ने इस कुएं की रक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। सैनिक दिन रात उसकी चौकीदारी करते और कुएं के पास एक प्राचीन मंत्रित पत्थर रखा था, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को कुएं के पास आने से रोकता था। लेकिन एक पूर्णिमा की रात जब माली ने कुएं का निरीक्षण किया, तो उसने देखा कि जादुई मोती गायब था। वह तुरंत राजा के पास दौड़ा और सारी बात बताई। राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने घोषणा की, जो कोई इस चोर को पकड़ेगा, उसे मेरा आधा राज्य और मेरी सबसे कीमती हीरे की तलवार दी जाएगी। राजा के 3 पुत्र थे, रणवीर, सूरज और सबसे छोटा चंद्र। राजा ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे रणवीर को कुएं की रखवाली का जिम्मा सौंपा। रणवीर एक शक्तिशाली योद्धा था और उसे अपनी ताकत पर घमंड था। उसने कुएं के पास तंबू लगाया और रात में पहरा देने लगा। उसने सोचा, कोई भी चोर मेरे सामने नहीं टिक सकता। लेकिन आधी रात को एक अजीब सी नींद ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह जागा, तो कुएं में एक और मोती गायब था। रणवीर शर्मिंदगी के साथ राजा के सामने पेश हुआ और अपनी असफलता स्वीकार की। राजा क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया। अब बारी थी मंझले राजकुमार सूरज की। सूरज तेजतर्रार और चालाक था। उसने सोचा, मेरे भाई से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं इस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। उसने कुएं के पास जाल बिछाए और रात में चौकसी शुरू की। लेकिन आधी रात को एक रहस्यमय धुंध कुएं के चारों ओर छा गई। सूरज की आंखें थकान से बंद होने लगी और वह भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह जब उसने कुआं देखा, तो एक और मोती गायब था। राजा अब बहुत चिंतित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसी बीच सबसे छोटा राजकुमार चंद्र दरबार में आया। उसने कहा, पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस चोर को पकड़ लूंगा। चंद्र को राजा कमजोर और अनुभवहीन मानते थे। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, जब तुम्हारे बड़े भाई नाकाम रहे, तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन चंद्र ने हार नहीं मानी। उसने बार बार अनुरोध किया और अंततः राजा मान गए। चंद्र ने उस रात कुएं के पास डेरा डाला। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सोएगा नहीं। आधी रात को जब चांद की रोशनी कुएं पर पड़ी, उसने देखा कि एक सुनहरी परछाई पानी से बाहर निकली। यह एक जादुई नागिन थी, जिसकी आंखें माणिक की तरह चमक रही थी। नागिन ने कुएं से मोती उठाया और पानी में गायब होने लगी। चंद्र ने तुरंत अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। उसका तीर नागिन के पंख को छू गया और एक सुनहरा पंख कुएं के किनारे गिर गया। नागिन तेजी से पानी में गायब हो गई। सुबह चंद्र ने वह सुनहरा पंख राजा को दिखाया और सारी बात बताई। राजा ने पंख को देखकर कहा, अगर इसका एक पंख इतना सुंदर है, तो वह नागिन कितनी अद्भुत होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई नागिन को पकड़कर लाओ। सबसे पहले रणवीर उस नागिन की खोज में निकला। वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखें रहस्यमयी थी और वह एक जादुई छड़ी लिए थी। उसने कहा, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि तुम जादुई नागिन की तलाश में हो। मेरी सलाह मानो।
इस रास्ते पर चलते जाओ। शाम को तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता सुनहरा और चमकदार होगा, दूसरा कंटीला और अंधेरा। तुम कंटीले रास्ते पर चलना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। रणवीर ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वह सुनहरे रास्ते पर चल पड़ा। वहाँ उसे एक भव्य महल मिला, जहाँ रात में नाच गाना और ऐशो आराम का माहौल था। रणवीर उस महल में रुक गया और नागिन की खोज भूल गया। वह वहाँ के सुखों में डूब गया और कभी लौटकर नहीं आया। जब रणवीर नहीं लौटा, तो सूरज नागिन की खोज में निकला। वह भी उसी जंगल में पहुंचा और वही बूढ़ी औरत उसे मिली। उसने उसे भी वही सलाह दी, लेकिन सूरज ने भी उसकी बात अनसुनी कर दी। वह सुनहरे रास्ते पर चल पड़ा और उसी महल में फंस गया। वह भी नागिन की खोज भूल गया और सुखभोग में खो गया। अब चंद्र ने नागिन को पकड़ने का बीड़ा उठाया। राजा को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन चंद्र की जिद के आगे वे झुक गए। चंद्र जंगल में पहुंचा, जहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने उसे वही सलाह दी। इस बार चंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझदार हो, मेरी सलाह पर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने चंद्र को एक जादुई मंत्र दिया और कहा, यह तुम्हें एक प्राचीन गुफा तक ले जाएगा। वहाँ वह जादुई नागिन एक तालाब में होगी। तुम तालाब के पास जाओ, लेकिन ध्यान रखना, नागिन के पास एक सोने का जाल होगा। तुम उसे छूना भी मत। साधारण जाल से नागिन को पकड़ना। चंद्र गुफा में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि तालाब में जादुई नागिन तैर रही थी। पास ही एक साधारण जाल और एक सोने का जाल रखा था। चंद्र ने साधारण जाल उठाया, लेकिन सोने के जाल की चमक देखकर उसका मन डोल गया। उसने सोचा, इस सुंदर नागिन के लिए सोने का जाल ही सही रहेगा। जैसे ही उसने सोने का जाल उठाया, गुफा के रक्षक जाग गए और उसे पकड़ लिया। चंद्र को गुफा के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुमने मेरी नागिन चुराने की कोशिश की, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे लिए जादुई हंस लाओ, जो पास की झील में रहता है। चंद्र निराश होकर गुफा से बाहर निकला। वहाँ बूढ़ी औरत फिर मिली और बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुसीबत में फंस गए। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। उसने उसे झील तक पहुंचाया और कहा, हंस को पकड़ने के लिए साधारण पिंजरा इस्तेमाल करना। पास में सोने का पिंजरा होगा, उसे मत छूना। चंद्र झील में पहुंचा और उसने जादुई हंस को देखा, लेकिन फिर उसकी नजर सोने के पिंजरे पर पड़ी। उसने सोचा, इस खूबसूरत हंस के लिए सोने का पिंजरा ही ठीक है। जैसे ही उसने सोने का पिंजरा उठाया, झील के रक्षक जाग गए और उसे पकड़ लिया। चंद्र को झील के राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, तुमने मेरे हंस को चुराने की कोशिश की, मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए जादुई घोड़ा लाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चंद्र फिर निराश होकर झील से निकला। बूढ़ी औरत फिर मिली और बोली, तुम बार बार मेरी बात नहीं मान रहे, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। घोड़े को पकड़ने के लिए साधारण रस्सी इस्तेमाल करना, सोने की रस्सी को मत छूना। इस बार चंद्र ने ठान लिया कि वह बूढ़ी औरत की बात मानेगा। वह जंगल में पहुंचा, जहां जादुई घोड़ा था। उसने साधारण रस्सी से घोड़े को पकड़ लिया और उसे झील के राजा को सौंप दिया। राजा खुश हुआ और बोला, तुमने मेरा काम पूरा किया, मैं तुम्हें जादुई हंस देता हूँ। चंद्र हंस लेकर गुफा के राजा के पास गया। उसने हंस सौंपा और बदले में उसे जादुई नागिन मिली। अब उसके पास नागिन और हंस दोनों थे। जब चंद्र अपने राज्य की ओर लौट रहा था,
उसे रास्ते में उसके दोनों बड़े भाई मिले। वे महल के सुखों से मुक्त हो चुके थे, लेकिन अब कंगाल और ईर्ष्यालु थे। उन्होंने चंद्र के पास नागिन, हंस और जादुई मंत्र देखा। लालच में आकर उन्होंने चंद्र को एक गहरे कुएं में धकेल दिया और नागिन, हंस और मंत्र लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने नागिन और हंस देखकर खुशी जताई, लेकिन नागिन ने तालाब में तैरना बंद कर दिया और हंस ने गाना। राजा को संदेह हुआ। कुएं में गिरा चंद्र पछतावा कर रहा था। तभी बूढ़ी औरत प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी से चंद्र को कुएं से बाहर निकाला और उसे भिखारी का भेज दिया। चंद्र भिखारी के रूप में महल पहुंचा। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई और मंत्र का उच्चारण किया। नागिन और हंस ने फिर से तैरना और गाना शुरू कर दिया। राजा ने चंद्र को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने रणवीर और सूरज को बुलाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन राजा ने कहा, भाई को धोखा देने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। तुमने न केवल चंद्र को धोखा दिया, बल्कि अपने पिता और राज्य को भी ठगा। राजा ने दोनों को राज्य से निर्वासित कर दिया। चंद्र ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद देने के लिए जंगल में उसकी खोज की। वहाँ उसे बूढ़ी औरत एक गुफा में मिली। उसने कहा, मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं इस राज्य की रक्षक देवी हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने साबित किया कि तुम सच्चे और विनम्र हो। देवी ने चंद्र को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। चंद्र ने अपने राज्य में धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया। नागिन, हंस और कुएं का मोती फिर से चमकने लगे और राज्य में सुख शांति छा गई। नैतिक शिक्षा, लालच और विश्वासघात भाईचारे को नष्ट करते हैं। जो भाई अपने भाई को धोखा देता है, उसे ईश्वर और समाज दोनों सजा देते हैं। विनम्रता, धैर्य और दूसरों की सलाह मानने से ही सच्ची सफलता मिलती है।